मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जिसे सामान्यतः मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है, उसके पिता का नाम बहाउद्दीन साम था। वह गोर प्रदेश के शंस बानी वंश से संबंधित था। गोर राज्य गजनी और हेरात के मध्य पहाड़ियों पर स्थित था, जो आधुनिक अफगानिस्तान का पश्चिम मध्य भाग था। 1009 ईस्वी में गजनी के शासक महमूद गजनवी ने गोर प्रदेश पर विजय प्राप्त कर ली और इसको अधीनस्थ साम्राज्यवादी राज्य बना दिया। 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु के साथ ही गजनवी साम्राज्य उसके दुर्बल उत्तराधिकारियों के अधीन तेजी से विघटित होना प्रारंभ हुआ। परिणाम स्वरूप ख्वारिज्मी और गोर दो नई शक्तियों का उदय हुआ। जहां ख्वारिज्मी साम्राज्य का आधार ईरान था, तो गोरी साम्राज्य का आधार उत्तरी पश्चिमी अफगानिस्तान बना। वस्तुतः 1173 ईस्वी में गौर राज्य का शासक गयासुद्दीन महमूद ने गजनी पर आक्रमण किया और उस पर स्थायी रूप से अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इसके बाद उसने मोहम्मद गौरी को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने गजनी पर अपना राज्य सुदृढ़ किया और फिर भारत पर विजय का निश्चय किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानी रैबिट के बैनर तले ऐतिहासिक विरासत। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर, जहां हम मध्यकालीन इतिहास को भारत पर हुए मोहम्मद गौरी के आक्रमण के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का मूल उद्देश्य वही था जो गजनी का था, यानी धन प्राप्त करना। परंतु गौरी ने धन प्राप्त करने के लिए स्थायी शासन स्थापित करने की योजना बनाई। इसके अतिरिक्त मोहम्मद गौरी के आक्रमण का कारण उत्तर भारत की राजनीतिक दशा का उसके अनुकूल होना था। आक्रमण के लिए उसे जयचंद का आमंत्रण भी मिल चुका था। पंजाब को वह अपना प्रदेश समझता था, क्योंकि वह किसी समय गजनी शासन के नियंत्रण में था, और साथ ही भारत पर आक्रमण से उसे साम्राज्य निर्माण, सैनिक यश, धन संचय और शक्ति प्राप्त करना था। वस्तुतः इन्हीं कारणों से उसने भारत पर आक्रमण किया। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद वह 1205 ईस्वी तक लगातार भारत पर आक्रमण करता रहा। गौरी ने सबसे पहले 1175-76 में मुल्तान और कच्छ पर आक्रमण किया और आसानी से विजय प्राप्त कर ली। मुल्तान और कच्छ पर अधिकार करने के लिए मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में राजस्थान की मरुभूमि को पार करता हुआ गुजरात में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने आबू पर्वत के निकट हुए युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया। मोहम्मद गौरी किसी तरह जान बचाकर अपनी सेना सहित गुजरात से भाग निकला। इसके बाद गौरी ने 1179 से 1182 ईस्वी के बीच पेशावर और लाहौर पर सफल आक्रमण किया। संभवतः उस समय पंजाब पर गजनी वंश का शासन था, परंतु वह पेशावर को नहीं बचा पाए। इससे पंजाब विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। यहाँ से गौरी संधि करके वापस चला गया। मोहम्मद गौरी ने 1185-86 में पुनः पंजाब पर आक्रमण किया और अंतिम रूप में जीत हासिल की। उस समय पंजाब पर गजनी शासक खुसरो मलिक शासन कर रहा था। तराइन का प्रथम युद्ध। पंजाब की विजय से मोहम्मद गौरी के राज्य की सीमाएं अजमेर व दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के राज्य से मिलने लगीं। वस्तुतः 1189 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के भटिंडा पर आक्रमण से पृथ्वीराज चौहान चिंतित हुआ, क्योंकि यह राज्य चौहान की सीमा में आता था। मोहम्मद गौरी भटिंडा को आसानी से जीतकर वापस चला गया। जब पृथ्वीराज चौहान को यह सूचना मिली, तो भटिंडा को पुनः हस्तगत करने के लिए सैनिक घेरा डाल दिया। मोहम्मद गौरी के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए 100 राजपूतों राजाओं ने पृथ्वीराज की अधीनता में एक संघ बनाया। 1191 ईस्वी में थानेश्वर से 14 मील दूर तराइन के मैदान में दोनों सेनाओं में मुठभेड़ हुई। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। मिन्हास-उस-सिराज ने इस घटना का वर्णन इन शब्दों में किया है: सुल्तान ने अपने घोड़े का मुंह घुमाया और भाग चला। घाव की पीड़ा से वह घोड़े पर न चल सका। इस्लामी सेनाओं की पराजय हुई और उनकी अपार क्षति हुई। सुल्तान घोड़े से गिरा जा रहा था। उसे देखकर एक शेरदिल योद्धा, एक खिलजी नवयुवक ने उसे पहचान लिया।
उसको अपनी बाहों में थामकर घोड़े को ललकारा और रणभूमि से उसको बाहर ले गया। इसके बाद पृथ्वीराज 13 मास तक भटिंडा के किले का घेरा डाले रहा, तब कहीं उसे मुक्त कर सका। इस युद्ध की विजय भारत के लिए गौरव की बात थी, लेकिन पृथ्वीराज की उदारता तथा अदूरदर्शिता उसे महंगी पड़ी। इस बीच गौरी ने अपनी हार का बदला लेने की तैयारी की और पुनः आक्रमण किया। द्वितीय तराइन युद्ध। मोहम्मद गौरी अपनी हार और अपमान से बौखलाया हुआ था। अब उसने पहले से अधिक तैयारी के साथ सेना को लेकर 1192 ईस्वी में बदला लेने के लिए और मुस्लिम क्षेत्रों को पाने के लिए आक्रमण की योजना बनाई। उसने इस युद्ध में छल की नीति का पालन किया। ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी के अनुसार जब गौरी सुल्तान लाहौर पहुंचा तो उसने चौहान नरेश के पास एक दूत से संदेश भिजवाया कि युद्ध से बचने के लिए वह इस्लाम और सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ले। पृथ्वीराज ने प्रत्युत्तर में कहलवाया कि राजपूत पलायन करती हुई सेना को अभयदान देने के अभ्यस्त है। यदि सेना और अपने प्राणों की रक्षा करना हो तो गौरी को वापस हो जाना चाहिए। पृथ्वीराज इस चालाकी को समझ नहीं पाया। इस संदेश की आड़ में गौरी तराइन तक पहुंच गया। जब वह युद्ध के लिए तराइन पहुंचा तो गौरी मोर्चा जमा चुका था। सामान्यतः गौरी के सामने हाथी, उसके आगे रिजर्व सेना, उसके आगे घुड़सवार और सबसे आगे बाएं दाएं मध्य भाग में बटे सैनिक थे। इसके अतिरिक्त युद्ध स्थल में राजपूतों के बाएं दाएं अश्वरोही सैनिक न दिखने वाली दूरी पर थे। राजपूत बिना रिजर्व सेना के बाएं दाएं और मध्य में बटे पैदल सैनिकों के व्यूह में लड़ने के लिए आगे बढ़े। यद्यपि पृथ्वीराज के साथ कुछ अन्य राजपूत राजा साथ थे, परंतु अंत में पृथ्वीराज की पराजय हुई और उसे बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया और उसे अंधा कर दिया गया। कन्नौज पर आक्रमण। उस समय कन्नौज में गहड़वाल वंश का राजा जयचंद राज करता था। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। परिणाम स्वरूप राजा जयचंद अपने सैनिक लाव लश्कर के साथ चंदावर नामक स्थान पर युद्ध के लिए पहुंचे, जहां दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी हारने वाला ही था कि अचानक जयचंद को एक तीर लगा और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। जयचंद की सेना भाग खड़ी हुई और इस प्रकार कन्नौज पर गौरी का अधिकार हो गया। बयाना, ग्वालियर और गुजरात पर अधिकार। गौरी ने 1195-96 ईस्वी में बयाना और ग्वालियर पर अधिकार किया। 1197 ईस्वी में उसने गुजरात पर आक्रमण किया तथा चालुक्य राजा भीम द्वितीय की राजधानी अनिलवाड़ा पर अधिकार कर लिया। परंतु 1201 ईस्वी में भीम ने पुनः गुजरात पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु। डॉक्टर संजीव जैन ने अपनी पुस्तक में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बारे में लिखा है कि मोहम्मद गौरी जब अपने शिविर में सायंकालीन नमाज अदा कर रहा था, तभी चुपके से कुछ विद्रोहियों ने उसका वध कर दिया। 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का प्रभाव यह हुआ कि भारत में तुर्की शासन की सत्ता काबिज हो गई। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कारण दिल्ली पर इस्लामी सत्ता स्थापित हो गई। भारतीय राजपूतों की शक्ति, वीरता तथा बुद्धि की पोल खुल गई। पहले ही ख्वारिज्म के शाह से पराजित निर्मल सुल्तान गौरी से राजपूत पराजित हुए थे और अब उनके सामान्य सैनिक और गुलाम राजपूतों से लोहा ले रहे थे। इसका अर्थ यही है कि राजपूत शक्तियां अत्यंत कमजोर और भ्रम में थीं। उन्हें अपनी शक्ति पर मिथ्या अभिमान था। धन्यवाद। ये एपिसोड हमारे व्यूअर को कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस एपिसोड से जुड़े बोनस पॉइंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं, जहां हमने अपने प्रयास से सभी तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत कर दिया है। नमस्कार।